नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास से महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंग वस्त्र चुराकर भागते ये बांग्लादेश के वो छात्र हैं जो आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे थे। अगर बांग्लादेश में ऐसे छात्र हैं तो इनसे बेहतर अंगूठा टेक होना होता होगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स इस बात को कह रही हैं कि ये नरभक्षी टाइप के लोग, ये लुटेरे टाइप के लोग बांग्लादेशी हैं ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंसा करने के लिए प्लांट किए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिराते ये वो छात्र हैं जो बांग्लादेश में आरक्षण का विरोध कर रहे थे और कहते हैं कि इन्हीं विरोधों के चलते शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना की तस्वीर प्रधानमंत्री आवास से उतारकर फेंकते इन जवानों की वर्दी को पहचानिए। ये बांग्लादेशी आर्मी के जवान हैं। बांग्लादेशी आर्मी शेख हसीना की फोटो उतारकर क्यों फेंक रही है? क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी ही तख्ता पलट के पीछे है। अब बंग बंधु शेख मुजीब की मूर्ति को गिराते इस बुलडोजर के ऊपर नजर डालिए और सोचिए कि छात्रों को अपने ही राष्ट्रपति की मूर्ति गिराकर क्या मिला। मूर्ति तो वही गिराएगा जो शेख हसीना की सत्ता को बांग्लादेश से हमेशा हमेशा के लिए हटाना और मिटाना चाहता हो, जिसे शेख मुजीब और उनके परिवार से नफरत हो। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना का बांग्लादेश में एक ही दुश्मन है और वो है बांग्लादेशी आर्मी, जिसने 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता की हत्या की, उनके परिवार के 17 लोगों की हत्या की, जिनमें उनकी मां भी और 3 भाई शामिल थे। जिस आर्मी ने हत्या की थी जब शेख हसीना के परिवार को इससे पहले खत्म किया गया था, वो महीना भी अगस्त का था, ये महीना भी अगस्त का है, वो भी आर्मी थी, ये भी आर्मी है। अब तख्ता पलट उसी महीने में शेख हसीना का भी हो गया है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बांग्लादेश का क्या होगा। तो दोस्तों, मौजूदा हालात में बांग्लादेश में 2 तरीके से सरकार बन सकती है। एक परंपरागत तरीका है, दूसरा केयर टेकर सरकार वाला तरीका है। बांग्लादेश की परंपरा कहती है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, इससे पहले जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कराने वाले जो राष्ट्रपति थे, जब उनकी हत्या हुई थी तो उस समय भी यही फॉर्मूला लागू हुआ था कि देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनको देश चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। और अब भी वैसा ही किया जा सकता है कि भाई उनको जिम्मेदारी, जो अभी चीफ जस्टिस हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, भैया आप सरकार चलाओ। 1990 में बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ जब जन आंदोलन हुआ था, तब भी राजनीतिक दलों ने 6 दिसंबर 1990 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अहमद को सत्ता सौंपी थी। वो बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने थे और वर्तमान में अभी बांग्लादेश में राष्ट्रपति पहले से हैं ही। ऐसे में आर्मी चीफ के जरिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन 65 साल के चीफ जस्टिस जो अभी हैं बांग्लादेश के ओबैदुल हसन, उनको सरकार का मुखिया चुना जा सकता है। उन्हें 12 सितंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अब्दुल हसन सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर एक अंतरिम सरकार बना सकते हैं। एक अनुमान यह भी है कि सरकार में कोई भी राजनीतिक दल ना होकर बांग्लादेश के रिटायर्ड नौकरशाह, जज, शिक्षाविद और सोशल वर्कर हो सकते हैं। और दूसरा तरीका केयर टेकर वाला तरीका है जो जगत विदित है, सबको मालूम है कि केयर टेकर सरकार, बांग्लादेश में नॉन पॉलिटिकल केयर टेकर गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट रहा है। साल 1996 और 2008 में बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, तब केयर टेकर सरकारों को सत्ता सौंपी गई थी। केयर टेकर सरकार CTG इसको कहते हैं। कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल से होता नहीं है और इन्हें चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं होती है। केयर टेकर मतलब राजनीतिक इनका कोई महत्वाकांक्षा एम होती नहीं है। केयर टेकर सरकार में शामिल लोग मंत्री की तरह काम करते हैं, उन्हें सलाहकार कहा जाता है। ये सरकार राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है और सरकार को 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना होता है और 120 दिन के अंदर जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंप दी जाती है। बांग्लादेश में 14वें संविधान संशोधन
संशोधन में इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटकर फिर से बहाल कर दिया था। इसी कारण आर्मी चीफ बिना किसी रिस्क के इन दोनों में से किसी भी तरीके को चुनकर सरकार बना सकते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की रूपरेखा की घोषणा अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में की गई है। तो दोस्तों, बंगाल को बर्बाद करने के पीछे कौन हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसका दूसरा जवाब ये आता है, बांग्लादेश को बर्बाद करने के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अभी कुछ दिनों पहले शेख हसीना शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन गई थी। शेख हसीना तय समय से पहले ही चीन से वापस लौट आई, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पर जाता है तो उसका एक तय प्रोटोकॉल होता है, नियम कानून होते हैं कि भाई आज फलाने से मिलेंगे, कल ढिमकाने से मिलेंगे, परसों टिमकाने से मिलेंगे, और इस तरह 2-3 दिन जो होते हैं वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद तय समय में वापस हो जाएंगे। लेकिन सारे प्रोग्राम से पहले ही जो शेख हसीना हैं वो चीन से वापस आ जाती हैं अपने बांग्लादेश। पता किया गया तो ये पता चला कि शेख हसीना चीन में शी जिनपिंग से मिलने गई थी, लेकिन शी जिनपिंग ने शेख हसीना को मिलने का वक्त ही नहीं दिया। शेख हसीना को वापस लौटना पड़ गया। चीन बांग्लादेश के साथ पहले तो बड़े दोस्ताना रिश्ते रखता था, लेकिन अचानक शेख हसीना से दोस्ती बना ली। ये बहुत लोगों के दिमाग में खटका। जानकारों ने ये भी कहा कि कहीं चीन ने चुपचाप बांग्लादेश की आर्मी से गुप्त समझौता तो नहीं कर लिया है कि गुरु शेख हसीना की सरकार को पलट दो और हम जो समझौता एक नदी वाला करने वाले हैं उस समझौते में भाई हम समझौता करेंगे और उसमें हम ठेकेदारी लेंगे और इससे हम चिकन्ने के करीब भी पहुंच जाएंगे और शेख हसीना को किनारे को। ये कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि शेख हसीना की तख्ता पलट की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। एक बात और है कि बांग्लादेश में जारी हिंसा और प्रदर्शन को उकसाने वाली सोशल मीडिया का जो पेज है, वो जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसका पेज वो अमेरिका से ऑपरेट हो रहा था। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका चीन को दबाने के लिए बांग्लादेश के भीतर अपना एक अड्डा चाहती है, बांग्लादेश के आसपास एक अड्डा चाहती है, क्योंकि भारत अमेरिका को अपने देश में अड्डा बनाने की जगह देगा नहीं, क्योंकि अमेरिका भस्मासुर है, जिसके सर पर हाथ रख देता है वो भस्मय हो जाता है। ये हमने अफ़गानिस्तान में देखा और भी इराक़ में देखा, सीरिया, लेबनान, कई सारे देश हैं वहाँ हम देख चुके हैं कि अमेरिका क्या क्या करता है, कैसे बचाने के नाम पर आता है और उसके बाद बर्बाद कर देता है। तो खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर ये भी आई कि शेख हसीना को बदनाम करने वाले पोस्ट अमेरिका से हैंडल किए जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने सोशल मीडिया साइट पर अपना प्रोफाइल फ़ोटो बदल लिया और हिंसा को सपोर्ट किया, उसके बाद वो फ़ोटो हटा ली। बहुत पाकिस्तान और चीन बहुत ज़्यादा खुश हैं बांग्लादेश में इस तरीके की आपदा आने से, अस्थिरता आने से। चीन से जब शेख हसीना वापस आ गई तो भारत के लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और ये ऐलान भी चौंकाने वाला था। शेख हसीना ने कहा कि जो तीस्ता परियोजना है, तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी रही, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। तीस्ता परियोजना में कई बांध बनाए जाने थे, नदी की देखरेख करनी थी, नदी के आसपास लोगों को ज़मीनें देनी थी जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, और वहाँ बांध बनाए जाने थे, विकास के काम करने थे। तीस्ता नदी के सहारे चीन यहाँ प्रोजेक्ट इसलिए चाहता था क्योंकि तीस्ता नदी के सहारे चीन जो है वो चिकन नेक के करीब में आ जाता। चिकन नेक को जो ब्लॉक करना चाहता ताकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट से संबंध है, जो कनेक्टिविटी है वो कट जाए, और चीन इधर अरुणाचल में दखलंदाजी कर ही रहा है और कई जगहों पर दखलंदाजी कर रहा है। तो चीन जो है इस प्रोजेक्ट के जरिए घुसना चाहता था, क्योंकि ये जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से होकर बहती है। हिमालय जो नदी है ये हिमालय के पौहनरी पर्वत वहाँ पर है सिक्किम के ऊपर, वहाँ से ये नदी बहती है और सिक्किम से बहते हुए बंगाल पहुँचती है और यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और नदी का 300 से ज़्यादा किलोमीटर का हिस्सा भारत में और तकरीबन 109 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में है। तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश पहुँचने से पहले तीस्ता नदी जो है वो
भारत में बहती है और कई किलोमीटर का सफ़र जो हमने आपको बताया। तो तीस्ता नदी से चीन का लेना देना दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके चीन यहाँ नज़रें जमाए बैठा है, क्योंकि असल में चीन ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया था कि बांग्लादेश सरकार के इस $1 बिलियन परियोजना की लागत का 15% वो खुद देगा, जबकि बाकी चीनी ऋण के रूप में होगा। ऋण मतलब ब्याज पे पैसा देगा, बांग्लादेश को जो है कर्जदार बनाएगा अपना, जैसे पाकिस्तान को हाल किया है, जैसे श्रीलंका का हाल किया है, वही हाल बांग्लादेश का करना चाहता था। लेकिन शेख हसीना हो सकता है समझ गई हूँ, तो उन्होंने ये परियोजना जो है भारत को देने की बात की। बीजिंग इस परियोजना पर भारी रकम लगाने के लिए यूं ही तैयार नहीं है। दरअसल ये प्रोजेक्ट जो है वो साइड चिकन नेक के बहुत करीब है। जैसे हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। इसके पास बांग्लादेश और नेपाल भी हैं। ऐसे में अगर चीन ढाका को अपनी तरफ मोड़ ले तो सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। शेख हसीना जब से चीन लौटी थीं तब से भारत चीन संबंधों को लेकर उन पर कई सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर हसीना ने कहा कि चीन से हमारे संबंध अच्छे हैं। इससे पहले मैं भारत दौरे पर गई थी, तब कहा था कि मैंने देश जो है भारत के हाथों बेच दिया। मैं चीन गई तो अब लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। ये सब बयान आते रहते हैं। मुझे लगता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनके लिए उन्होंने ये कहा। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सियासत से इतर भारत के बांग्लादेश के साथ कारोबारी रिश्ते बहुत मजबूत हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों आदि इत्यादि के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में मची इस हलचल पर भारत पूरी नज़र बनाए रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी जो भारत के हैं, उन्होंने अपने आवास पर इस मामले की जो है के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ये सब लोग शामिल थे। राहुल गांधी ने यहाँ पर इस मीटिंग में ये भी पूछा कहीं विदेशी ताकत का हाथ तो इसमें नहीं है। राहुल गांधी का इशारा विदेश की तरफ था, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि बांग्लादेश के भीतर भाई छात्रों में इतना दम तो है नहीं कि छात्र जो है वो मूर्तियाँ गिराने के लिए बुलडोजर ले आएंगे। इतना दिमाग भाई छात्र जो मांग रहा है उसको मिल गया, इसके अलावा इसके इतर वो अपना दिमाग नहीं चला सकता। लेकिन मूर्तियाँ गिराना, संसद में घुसना और आग लगाना, आगजनी करना और प्रधानमंत्री आवास में घुसना, चीज़ें लूटना, ये सब इसके पीछे तो भाई किसी का दिमाग हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें विदेशी ताकत का तो हाथ नहीं है। लेकिन भारत ने बहुत विदेश मंत्री ने जिम्मेदारी भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी जब भाई इसका हमारे पास जानकारी नहीं है तो अभी ये कहना भाई बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसे में क्या हुआ कि अब तक जो है सारे आकलन राहुल गांधी के क्या है कि वो सही हुए। तो लोगों ने ये आशंका जाहिर की कि शायद राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि विदेशी ताकत का हाथ है। चाहे वो कोरोना का मामला हो, राहुल गांधी का सही हुआ कि भाई कोरोना की जो उन्होंने गंभीरता बताई, ज़मीन खोर चीन जो है ज़मीन हड़प रहा है उसकी नीति समझाई भारत को, भी मामला सही निकला। और भी कई विदेशी मामलों के खुलासे राहुल गांधी ने किए, लेकिन राहुल गांधी की बात को दरकिनार कर दिया गया। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, ये भारत सरकार का कहना है। और शेख हसीना के बेटे जो साजिब वाजेद हैं, उन्होंने अपनी मां के इस्तीफ़े को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हसीना जो हैं वो उनकी माताजी शेख हसीना शनिवार को इस्तीफ़ा देना चाहती थीं, सब देश को संबोधित करना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि देश में हिंसा ना हो, जब तक कुछ बड़ा फैसला ले पाती, और तब तक प्रदर्शनकारी जो है उनके घर में घुस गए और तब तक उनको वहाँ से छोड़कर निकलना पड़ा। तो लगातार 4 बार प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनी गई हैं। दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कोई महिला है नहीं दुनिया में ऐसी जिसको 4 बार प्रधानमंत्री चुना गया हो। शेख हसीना के परिवार ने बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया, आज़ादी दिलाई। बांग्लादेश में ही उनके परिवार की हत्याएं कर दी गई, उनका परिवार मिट्टी में मिल गया, बांग्लादेश के लिए ही शहीद हो गया, मार दिया गया। सब कुछ
अगस्त में ही हुआ। शेख हसीना समय रहते बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो हो सकता था कि उनकी भी हत्या हो जाती। फिलहाल बांग्लादेश इस समय सेना के हवाले है और बांग्लादेश में और क्या होता है, क्या गतिविधियां रहती हैं इंटरनेशनल वोल्टा चश्मा यूसी पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। हम आपसे पूरी जानकारियां साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।